जय हिंद स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज न्यू मीडिया की क्लास में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन की। इस क्लास के अंदर आज हम जानेंगे इंटरनेट है क्या और साथ में उसके इतिहास के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत किस तरीके से हुई और कमर्शलाइजेशन ऑफ इंटरनेट कब और कैसे हुआ। इसके साथ साथ आज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंटरनेट की अगर हम बात करें तो आज के वक्त में आप अगर ध्यान से देखें तो हम या आप कोई भी इंटरनेट के बिना इस समाज की, इस देश की, संचार की कल्पना नहीं कर सकते। आज आपके शहर में एक दिन के लिए इंटरनेट शट डाउन हो जाता है तो आप परेशान हो उठते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं आप कर पाते हैं। हम इतने आदी हो चुके हैं इस नेटवर्क की, इस इंटरनेट की, कि हम इसके बिना नहीं रह सकते। अब बेसिकली ऐसा क्या है ये इंटरनेट जिसके बिना मतलब आज हम अधूरे से महसूस करते हैं, जिसके बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता, जिसके बिना हमारा टाइम पास नहीं हो सकता, जिसके बिना हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये इंटरनेट कुछ नहीं है। इंटरनेट बेसिकली क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है। दैट्स मीन it is a global network that is creating by linking a smaller networks of computers and servers. बेसिकली छोटे छोटे बहुत सारे नेटवर्क्स, कंप्यूटर या सर्वर के बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है। इनको लिंक करके जो क्रिएट किया गया एक नेटवर्क है उसे ही इंटरनेट कहते हैं। The internet is a global wide area network that connects computer systems across the world. देखिए तो इससे साफ हो जाता है कि बेसिकली क्या है कि वाइड एरिया नेटवर्क है जो क्या करता है, पूरे वर्ल्ड के जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको कनेक्ट करता है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी इंटरनेट के बारे में बात की है आपसे। उम्मीद है कि अब किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन आपको इंटरनेट को लेकर नहीं होगी। अगर अब हम इसके इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास बहुत ही रोचक है। इसकी शुरुआत अक्टूबर में 1969 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक फर्स्ट ट्रायल से मानी जाती है। बेसिकली यही जो फर्स्ट ट्रायल था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का, यही स्टार्टिंग था इंटरनेट का। हुआ क्या था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने दो तरह के सिस्टम सिमिलर इक्विपमेंट के इंस्टॉल किए। एक इंस्टॉल किया अपने यूनिवर्सिटी में, दूसरा उन्होंने मेनलो पार्क समुद्री तट पर इंस्टॉल किया सेम सिस्टम। दोनों को लैन से, वायर से कनेक्ट किया, टेलीफोन लाइन से कनेक्ट किया और उसके बाद दोनों के में मैसेज कन्वे करना चाहते थे, एक दूसरे से कनेक्ट करके मैसेज कन्वे करना चाहते थे, कम्युनिकेशन करना चाहते थे। और जैसे ही उन्होंने सिस्टम को लॉग इन किया, सिस्टम क्रैश्ड, उनको कामयाबी नहीं मिली, सिस्टम क्रैश्ड हो गया, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। लेकिन यह बिगिनिंग था इंटरनेट रिवॉल्यूशन का। उन्होंने फिर कोशिश किया और उसी मंथ में, अक्टूबर के एंड तक ही उन्होंने
फर्स्ट टाइम दोनों को लिंक करने में उनको कामयाबी मिल गई। लेकिन उनके इस रिसर्च के पीछे क्लियर पर्पस था। पर्पस क्या था उनका कि वो एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना चाहते थे जिससे कि अगर युद्ध होता है, युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो तब भी वो न्यूक्लियर मिसाइल को के जो सिस्टम है उसको ऑपरेट कर सके। वो दूर बैठे उस न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करना चाहते थे। वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी चाहते थे और इसलिए ये रिसर्च किया जा रहा था। उनके आर्मी के पेंटागन रिसर्च सेल में ये काम हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद इस पहले प्रयास के बाद भी अगले 25 सालों तक कुछ खास काम नहीं हो पाया, कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। लेकिन इंटरनेट आज जिस स्टेज में है, यहाँ पे उन्होंने टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक नया स्टेज पर लेकर गया है, जहां कंप्यूटर जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ना केवल कम्युनिकेट करते हैं, आज के टाइम में वो भी कंप्यूटर भी वही काम कर सकते हैं जो एक इंसान कर सकता है। रोबोट के एग्जाम्पल देख लीजिए। आज के टाइम में इतने एडवांस रोबोट डेवलप हैं जो आपके जैसे ही, आपके तरीके से ही सारा काम कर सकते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंटरनेट ने एक नया स्टेज दिया, नए स्टेज पर लेकर गया। बेसिकली जो अमेरिका की जो प्रोजेक्ट एजेंसी थी, जो उनकी आर्मी की एजेंसी थी, उनकी जो सैनिक प्रयास था, वो उनके पेंटागन एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी, जिसको हम आरपानेट कहते हैं। बेसिकली आरपानेट का मतलब है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एनईटी लास्ट में लगता है, इसका मतलब है नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो है उसने काम करना शुरू किया और उसको काफ़ी कामयाबी मिली। 1975 तक उन्होंने 100 नोट्स तक तैयार कर लिए, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन और ज़्यादा बेहतर तरीके से होने लगा। 1980 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अपना नेटवर्क डेवलप किया। अभी तक जितनी भी कम्युनिकेशन होता था वो सिर्फ डिफेंस के अंदर यूज होता था 1980 से पहले तक, और इसके बाद फर्स्ट टाइम 1980s में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अपना नेटवर्क डेवलप किया। इनका भी मकसद बेसिकली जो कम्युनिकेशन है उससे रिलेटेड रिसर्च करना था, और जो रिसर्च कर रहे थे उनको सुपर कंप्यूटर की एक्सेस प्रोवाइड करानी थी। कुछ जगहों पे, पिट्सबर्ग जैसी कुछ जगहों पे इन्होंने ये एक्सेस प्रोवाइड भी कराया। लेकिन तब तक नहीं पता था कि एनएसएफ जो है, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क जो है, वो बैकबोन बन जाएगा इस इंटरनेट का। इसके बाद से एनएसएफ ने सिर्फ ना केवल अपना नेटवर्क डेवलप किया, बल्कि की रोल में आ गया। उसने ऐसे नेटवर्क्स डेवलप किए कि वो एजुकेशनल एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को आपस में लिंक करने लगे। इस समय लेकिन बहुत क्लियर होता था कि कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता था। अगर एजुकेशनल एजेंसीज को गवर्नमेंट एजेंसी से कोई डाटा इंफॉर्मेशन चाहिए, उनका कंप्यूटर एक्सेस करना है, तो वो उनका कंप्यूटर एक्सेस नहीं कर सकते थे। वो क्या करते थे, नेशनल साइंस फाउंडेशन से रिक्वेस्ट करते थे इंफॉर्मेशन की, और नेशनल साइंस फाउंडेशन गवर्नमेंट एजेंसी से इंफॉर्मेशन लेकर एजुकेशनल एजेंसीज को प्रोवाइड कराती थी या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराती थी। यही सर्कल चलता रहता था। कोई भी मतलब एजुकेशनल एजेंसीज गवर्नमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकती, रिसर्चर एजुकेशनल एजेंसीज से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे आपस में। तो जो बैकबोन था वो एनएसएफ था, जो मेन जो नेटवर्क था वो एनएसएफ का था। एनएसएफ का मेन टारगेट था कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए
वो आप मुझसे मांगिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और 90s तक तो आते आते एनएसएफ ने ARPANET को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया, पूरी जगह ले ली ARPANET की, और यही बाद में इंटरनेट बना, ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इसके बाद से ही इसको यूनिवर्सल लेवल पे इस्तेमाल करने की परमिशन मिल गई, साथ ही लेकिन उस समय तक सिर्फ एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को ही फ्री एक्सेस की परमिशन थी। साथ ही उस दौरान हेवी फाइलें भी ट्रांसफर करने में कामयाबी मिली, मोशन वीडियोस, एक्सरे एंड सीटी स्कैन वगैरह। मेडिकल लाइन में इसका काफ़ी इस्तेमाल होने लगा। मेडिकल डॉक्टर्स अपने कोलिग्स को डिफरेंट लोकेशन पे सीनियर डॉक्टर्स को एक्सरे और सीटी स्कैन इसके ईमेल के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर करने लगे। तो इस तरीके से इंटरनेट की एक शुरुआत हुई। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने किया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने ERNET स्टार्ट किया, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडिया में भी इंटरनेट की शुरुआत जो है बेसिकली एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पस के लिए ही किया गया था। बाद में यूनिवर्सिटीज एंड अदर टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी लिंक किया गया। बाद में इंडिया ने NIC नेट डेवलप किया। NIC नेट मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। बेसिकली उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सभी कम्युनिकेशन को मैनेज कर सके। हमारे यहाँ आज के टाइम में जितने भी नेटवर्क हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी कम्युनिकेशन के नेटवर्क हैं, वहाँ NIC.in मिलेगा आपको। NIC मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। इनका मेन मकसद था एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग को मैनेज करना। ये आज भी इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद उन्होंने इंडोनेट डेवलप किया। इंडोनेट जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया गया। जब इंटरनेट और डेवलप हुआ तो उन्होंने रेल नेटवर्क डेवलप किया। रेल नेटवर्क का जो जितनी भी टिकटिंग की जो फैसिलिटी थी, शेड्यूलिंग था, प्लानिंग एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी रेलवे की थी, उसके लिए उन्होंने अलग से एक नेटवर्क बनाया, रेल नेटवर्क। तो इस तरीके से लगातार इंडिया में ग्रोथ होता गया इसका। लेकिन अब भी इसका कमर्शियलाइजेशन नहीं था। तो कमर्शियलाइजेशन बेसिकली जो आया है वो 90s के बाद, जब 1989 में टिम बर्नर-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंट किया, और उसके जस्ट कुछ सालों बाद 1993 में वेब ब्राउजर्स डेवलप हुए। उसके बाद ये सारी चीजें, जो इसका कमर्शियलाइजेशन है वो आसान हो पाया। नाइन्टीज के दशक में तभी जाके कुछ प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए इंटरनेट ओपन कर दिया गया। अमेरिका ऑनलाइन, कॉम्पूसर्व, डेल्फी जैसे बहुत सारी कुछ प्राइवेट एजेंसीज थी जिनके लिए इसको कमर्शियलाइजेशन किया गया और इसको ओपन कर दिया गया। तो वहीं से इसकी कमर्शियलाइजेशन की स्टार्टिंग मानी जाती है। और ये पॉसिबल नहीं हो पाता अगर टिम बर्नर-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब इनोवेट नहीं किया होता और वेब 1993 में डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट लोकेशन पे, अलग अलग जगहों पे ब्राउजर्स डेवलप नहीं किए होते। तो बेसिकली इस तरीके से इंटरनेट की एक शुरुआत हुई। अब इसका जो एक बहुत कॉमन फैक्ट है जिसको आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, वो क्या है कि जो हमारा वेबसाइट होता है, उसका जो एड्रेस है वेबसाइट का, उसके कई पार्ट होते हैं।
जो डोमेन नेम हम उसको कहते हैं, उसके कई पार्ट होते हैं। उन पार्ट्स के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब कैसे क्या क्या होता है आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर इसको एक, सब डोमेन 2, नेम 3 और एक्सटेंशन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये बेसिकली डोमेन है। अब देखिए जो टिम बर्नर्स-ली ने www वर्ल्ड वाइड वेब इनोवेट किया, वो बेसिकली क्या है, सब डोमेन है। जब भी हम वर्ल्ड वाइड किसी चीज को एक्सेस करने की बात करते हैं तो हमें www हमें लगाना ही होता है, तभी आप एक्सेस कर सकते हैं। HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। हम कुछ भी चीज जब एक्सेस करते हैं, हर चीज का एक नियम होता है। प्रोटोकॉल्स मतलब नियम, हर चीज का एक नियम होता है। आप क्लास ले रहे हैं उसका नियम है, आप कॉलेज जाते हैं आप उसका नियम है, घर में रहते हैं उसके नियम है, हर चीज के एक नियम होते हैं। इसी तरीके से इंटरनेट पे भी एक्टिविटी जो होती है उसके लिए नियम्स हैं। तो इंटरनेट पे जो भी चीज हम एक्सेस करते हैं वो किस नियम के तहत, किस प्रोटोकॉल के तहत होता है, वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स के तहत। www क्या है, सब डोमेन्स है। और ये नेम है, नेम कुछ भी हो सकता है। अब ये चॉइस करता है कि आप, अगर आपकी वेबसाइट है आपके नाम की होगी, आप कुछ भी ले लीजिए। देखिए नीचे भी एग्जांपल्स है, गूगल है, GSC है, .हार्वर्ड है, इंडिया है, सुभारती है, india.gov है। तो बेसिकली क्या है, नेम है। और लास्ट में जो है .com, ये एक्सटेंशंस हैं, .com, .in, .edu, .in, .org। तो ये क्या है, डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं। अब ये इसके पीछे एक मकसद है, ये समझ में आ गया। बेसिकली ये प्रोटोकॉल है, ये सब डोमेन है, ये नेम है, जो भी जिसका भी होगा वो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेगा। जो एक्सटेंशन, और ये एक्सटेंशंस आइडेंटिटी है कि किस तरह की वेबसाइट है, उसका पर्पस क्या है। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो कॉमर्शियल के लिए हम .com होता है। .com बेसिकली कॉमर्शियल का शॉर्ट रूप है। .com का मतलब है कॉमर्शियल है, कोई भी नॉन कॉमर्शियल जो है वो .com नहीं होगा। साथ साथ एजुकेशन के लिए .edu होता है, जैसे GSC, .harvard, .education। जो लास्ट का देखिए अब .edu है, ये बेसिकली क्या है, एजुकेशन का शॉर्ट ग्रुप है। गवर्नमेंट के लिए GOV होता है, ये GOV है आपका www.india.gov.in, सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है। अब इसमें जो IN है, बेसिकली ये जो है IN इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। .in का मतलब है लोकेशन, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है कि ये इंडिया है। .UK हो सकता है आपका, ठीक है, तो ये आपका कहीं भी हो सकता है। .in का मतलब आप समझ में आ गया कि IN जो है वो लोकेशन को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। ORG फॉर ऑर्गेनाइजेशन, सुभारती.org, ORG किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो इस तरीके से ये कुछ लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं, जो एक्सटेंशन होते हैं, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस तरह का डोमेन है, ये किस तरह का नेम है, किस तरह की वेबसाइट है। सिर्फ आप लास्ट के वर्ड से भी आप कोशिश कर सकते हैं। ये HTTP है, ये देखिए ग्रीन कलर में है। अक्सर जब भी आप यूज करते हैं ये ग्रीन कलर होता है। कई बार जहाँ पे जब सेफ नहीं होता, ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगर सही से फॉलो नहीं किया जाता है तो ये रेड कलर के आ जाता है और उसमें क्रॉस लग जाता है। अगर सेफ नहीं होता या जहाँ पे ट्रांसफर प्रोटोकॉल सही तरीके से फॉलो नहीं किया जाता है तो इसलिए दिया जाता है कि ये सेफ नहीं है, ये रेड कलर हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अब तक आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो उसे भी देख लीजिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।